हेलो बच्चों, मैं आप लोगों के पास फिर से आ चुका हूँ क्लास 7 का हमारी दुनिया चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर करवाने के लिए। अगर आप इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं, चैप्टर 3 का पार्ट 1, इसका पार्ट 1 देख लीजिए। क्या देख लीजिए? पार्ट 1। मैंने उसमें पूरी विश्लेषण के साथ इस चैप्टर को पढ़ाया था, गहन अध्ययन आपको करवाया था, हर एक टॉपिक को वहीं कंप्लीट किया था। समझे? आज मैं इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगा? क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ। कहता कि छोटा नागपुर क्या है? तो छोटा नागपुर एक पठार है। क्या है? पठार। यहाँ पे पत्थर लिखा गया, यहाँ पे पठार कर लीजिएगा। कर लीजिएगा बाबू रे, पठार। आप वीडियो देखिए, समझे? पठार कर लीजिएगा। चूंकि मिस्टेक तो हर एक इंसान से हो ही जाता है, हमसे भी हो गया। समझे? कहता कि भू सतह पर भूकंप के केंद्र से ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है? तो ये अधिक केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू रे? अधिक केंद्र। भारत को कितने भूकंप क्षेत्र की तीव्रता में बांटा गया? तो 5। क्या होगा? 5। कहता है सतपुरा पर्वत उदाहरण है, तो बृहस्पति पर्वत का। किसका उदाहरण है? बृहस्पति पर्वत का। अब आगे कहता है कि मिलान करिए। की करिए बाबू रे? हाँ, मिलान करिए। की करिए बाबू रे? मिलान। देखिए मिलान हम आपको करवाते हैं, मिलान कैसे होगा। पहला कहता है कि हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत किसका उदाहरण है? बलित पर्वत का। हिमालय पर्वत किसका उदाहरण है? बलित पर्वत का। और फ्यूजामा किसका उदाहरण है? संचयन पर्वत का। किसका उदाहरण है? संचयन पर्वत का। और अरावली जो है, अरावली ये अवशिष्ट पर्वत है। क्या? अवशिष्ट पर्वत। और दक्कन क्या है? वो लावा निर्मित पठार है। लावा निर्मित क्या है? पठार। आप इसको मिलान कर सकते हैं, नहीं तो आपका इसका आंसर भी लिख सकते हैं। समझे ना? कि 1 का हो गया खो, 2 का हो गया गो को, 3 का हो गया घो, 4 का हो गया गो। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कुछ डिफिनीशन है, उस डिफिनीशन को समझ लेते हैं कि ये डिफिनीशन कहना क्या चाहता है। समझे ना? देखिए ये कहता है कि अधिक केंद्र, उद्गम केंद्र और सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल के बारे में बताइए। हमने पीछे की वीडियो में बता दिया था कि अधिक केंद्र क्या होता है। पृथ्वी के ऊपर उद्गम क्षेत्र के ठीक सामने का भाग अधिक केंद्र कहलाता है। भूकंप का अधिक कुप्रभाव यहीं रहता है, यहीं के पास देखने को मिलता है। इसके चारों ओर क्रमशः लोग कम होना चाहिए, क्योंकि जिससे यहाँ के आसपास से ज़्यादा नुकसान होता है, जान माल की ज़्यादा क्षति होती है। अब उद्गम केंद्र किसे कहते हैं? पृथ्वी के अंदर का वह भाग जहाँ से भूकंप प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है, उस भाग को क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र कहते हैं। तात्पर्य है कि उद्गम केंद्र तथा अधिक केंद्र ठीक आमने सामने होते हैं, आमने सामने होते हैं। अगला कहता है कि सिस्मोग्राम। क्या कहता है? सिस्मोग्राम। तो आप कहिएगा कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ रिक्टर पैमाना का बना होता है। रिक्टर पैमाना, जिस पैमाने में भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, उस पैमाने को रिक्टर पैमाना कहते हैं। सिस्मोग्राफ का पैमाना रिक्टर होता है। सिस्मोग्राफ का पैमाना क्या होता है? रिक्टर स्केल होता है। आप याद रखिएगा, रिक्टर पैमाना होता है। अब आइए कहता है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये सब आप आसानी से दे सकते हैं। कहता है कि भूकंप के झटके क्यों आते हैं? कहेगा पृथ्वी में गतिमान प्लेटों के टकराने से भूकंप के झटके आते हैं। कहता है भूकंप का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कहेगा भूकंप का मानव जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। छोटे बड़े मकान ध्वस्त हो जाते हैं, बहुत से आदमी उसके मलबे में दब जाते हैं। इस प्रकार भारी जानमाल की क्या होती है? क्षति होती है। अब कहता है कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं? पीछे की वीडियो में बताए थे। कभी कभी और कहीं कहीं पृथ्वी के अंदर से तरल अग्नि की ज्वाला निकलने लगती है, जिससे हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ज्वालामुखी से मानव जीवन को कैसे प्रभावित होता है? कैसे, मतलब इसका कारण बताइए। कहिएगा पहले तो ज्वालामुखी ने अपने लपटे में मनुष्य को ले लिया ही था। खेत खलिहान और बागीचों को जला डाला। जहाँ ज्वालामुखी बंद हो गई, समझे, वहाँ निकला लावा ठंडा हो गया। और आगे देखिए, आगे कहिएगा कि मनुष्य को उपजाऊ जमीन मिल गई। मनुष्य को क्या मिल गई? उपजाऊ जमीन मिल गई। इस प्रकार मानव जीवन को प्रभावित हुआ तो लाभान्वित हुआ। मतलब कि ज्वालामुखी से बहुत नुकसान भी हुआ तो कुछ फायदा भी हुआ, कुछ पॉइंट फायदा भी हुआ। अब अगर पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली स्थलाकृतियों कौन सी है? वर्णन कीजिए। तो आप इसके वर्णन कर सकते हैं। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली स्थलाकृतियों अनेक हैं। ज्वालामुखी पर्वत पृथ्वी के आंतरिक शक्ति का परिणाम है। वैसे ही पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से पहाड़ बनते हैं, पहाड़ियाँ बनती है और पठार बनते हैं। पठारों से भी पहाड़ियाँ दिख जाती है। ये लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, मोरदार एवं संचयन पर्वत क्या है? मतलब कि भिन्नता है, इसे कैसे समानता है? इसके आंसर में आप लिखिएगा धरातलीय भाग पर उत्पन्न दबाव के कारण जब मोर पड़ता है तो उस भाग ऊपर उठ जाता है, जिसे मोरदार पर्वत का धारण कर लेता है। इससे विपरीत ज्वालामुखी से निकले मैग्मा और लावा का काफ़ी मात्रा एकत्र हो जाते हैं, तब कालक्रम में ठंडा होकर संचयित पर्वत का निर्माण हो जाता है या बन जाता है। अब देखिए, दोनों पर्वत क्या होते हैं? ऊंचे। लेकिन मोरदार पर्वत काफ़ी ऊंचे होते हैं। मोरदार पर्वत क्या होते हैं? काफ़ी ऊंचे, जिससे उसकी बर्फ जम जाती है। लेकिन संचयन पर्वत उतने ऊंचे नहीं होते, जिस कारण उन पर बर्फ नहीं जमती है। समानता यह है कि दोनों एक को पर्वत कहा जाता है। दोनों को क्या कहा जाता है बाबू रे? पर्वत कहा जाता है। समझे ना? अब आगे देखिए, दोनों को क्या कहा जाता है बाबू रे? पर्वत कहा जाता है। अब आगे इसमें देखिए कि आगे क्या कहता है।
कहता है पर्वत और पठार में क्या अंतर है, पर्वत और पठार में क्या अंतर है। तो आप कहिएगा कि पर्वत और पठार में यही अंतर है कि पर्वत की ऊंचाई धीरे धीरे, देखिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, उसका वो उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। बलित पर्वत, बृहस्पति पर्वत, संचयन पर्वत और अवशिष्ट पर्वत, पर्वत कुल मिला के 4 प्रकार के होते हैं। तो आप बलित पर्वत की परिभाषा लिखिएगा। धरातलीय भाग पर उत्पन्न दाब के कारण चट्टानों में बल पड़ने लगते हैं, इससे वहाँ की धरातल ऊपर उठ जाती है और बलित पर्वत बनता है। उदाहरण में एशिया का हिमालय और एशिया का पर्वत और हिमालय और यूरोप का रॉकी पर्वत, यूरोप का कौन सा पर्वत, रॉकी पर्वत। अब आता है बृहस्पति पर्वत। तो ये धरातल पर कहीं कहीं और कभी कभी समांतर भ्रंश के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, पर्वत सा दिखने लगता है। इसे पर्वत को क्या कहते हैं, बृहस्पति पर्वत कहते हैं। जैसे यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, या भारत का विंध्याचल पर्वत, भारत का विंध्याचल पर्वत। अब आगे आइए 13 नंबर संचयन पर्वत और अवशिष्ट पर्वत का डिफिनीशन देख लेते हैं। संचयन पर्वत में कहिएगा ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा ठंडा होकर संचित हो जाते हैं, कालक्रम में इसी संचित लावा का ढेर लग जाता है, इस पर्वत या एक पर्वत बन जाता है जो संचयन पर्वत कहते हैं। जैसे जापान का फ्यूजामा पर्वत और अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत। अब एक होता है अवशिष्ट पर्वत। देखिए हवा, वर्ष, बर्फबारी आदि अपरदन की शक्तियों द्वारा पर्वत की चोटी कटती छटती तक घिसती रहती है, इससे इसकी ऊंचाई बहुत कम हो जाती है। उदाहरण के लिए अरावली पर्वत और पश्चिमी घाट का पर्वत, इसे हम क्या कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों का क्या क्या प्रभाव नजर आते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों का निम्नलिखित प्रभाव नजर आते हैं, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, विभिन्न प्रकार के पर्वतों का बनना। अब कहता है कि अगला क्वेश्चन, भूकंप से सर्वाधिक नुकसान कब और कहाँ होता है, स्पष्ट कीजिएगा। पहला, भूकंप से सर्वाधिक नुकसान तब होता है जहाँ के हुए बाशिंदे लापरवाह रहते हैं। बाशिंदे क्या होते हैं, लापरवाह रहते हैं। अब आगे सुनिए, कहता है कि पुनः भूकंप का अधिक नुकसान वहाँ होता है जहाँ मकान भूकंप रोधी नहीं होते। जहाँ पर मकान भूकंप रोधी नहीं आएगा तो भूकंप ले देकर चल जाएगा। भूकंप से होने वाले क्षति से हम कैसे बच सकते हैं। तो अगर भूकंप से होने वाले क्षति से हम तभी बच सकते हैं जब नागरिकों को इसके बचने के उपायों से अवगत कराएं। मतलब कि बताएं कि भूकंप आए तो फटाफट हमें भाग जाना चाहिए, किसी खुले स्थान में चला जाना चाहिए। गाय भैंस बकरी है उस सबको खोल के खुले स्थानों में लेके चला जाना चाहिए। और जो भी उसे वैज्ञानिक ढंग से भूकंप रोधी बनाया जाए, इससे भूकंप होने से क्षति कम हो सकता है और क्षति से बचा जा सकता है। अब आइए आगे क्वेश्चन और है, दो तीन और क्वेश्चन है, समझे ना। अब पठार कितने प्रकार के होते हैं, पठार कितने प्रकार के होते हैं। पठार 6 प्रकार के होते हैं। महाद्वीपीय पठार, वायुड पठार, हिम नदीय निक्षेपण पठार, लावा निर्मित पठार, अंतर पर्वतीय पठार और गिरिपद पठार। वर्ष 2001 से लेकर 2010 तक ज्वालामुखी सक्रिय होने से यूरोप के जाने उड़ने ने सप्ताह की रद्द करके इसके कारण पता कीजिए। ये सब आपके दिमाग पे आप यूट्यूब गूगल सर्च करके आप लिखते रहिएगा, समझे ना। हम इसे समझा देते हैं, आप देख के इसको एक बार नोट करिएगा अपने हिसाब से ताकि आपको ये याद हो जाए। कहिएगा ज्वालामुखी के सक्रिय होते ही उससे भारी मात्रा में आग के गोले की तरह लावा निकलने लगा। भूमि पर तो यह लगभग 4 किलोमीटर तक चारों ओर फैला ही आसमान में काफ़ी ऊंचाई तक उठता रहा। इससे वहाँ आसपास के आसमान काफ़ी तप्त यानी गर्म हो गया था। उस समय वायुमंडल से होकर हवाई जहाज को उड़ान भरना खतरे से खाली नहीं था। इसी कारण यूरोप जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दी गई है। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे। अब आइए अगला देखते हैं। कहता पता कीजिए कि जापान में सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं और परंतु वहाँ जानमाल की क्षति अपेक्षाकृत कम होती है, क्यों। कहिएगा भूकंप के झटके से बचाव के लिए पहले जापान में लकड़ी के घर बनते थे और आज भी बनते। वहाँ की सभी प्राचीन मंदिर पैगोड यानी लकड़ी के ही बने हैं। अब जो अमीरों के नए मकान बनते हैं वो भूकंप रोधी होते हैं। इसी कारण भारी और अधिक भूकंप आने के बावजूद वह जानमाल की क्षति अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है, समझे ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट एवं आखिरी है, समझे ना। ये भी देख लेते हैं, काहे इसको छोड़िएगा। कहता वैसे क्षेत्र की सूची बने जिनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि वे समुद्र तल के नीचे चले जाएंगे। ये भारत के तटीय द्वीप खासकर बंगाल के डेल्टा क्षेत्र के द्वीप जलमग्न होंगे और तटवर्ती गांव और शहर शिकार हो सकते हैं, इसके शिकार हो सकते हैं। भारत के पश्चिम में अवस्थित सभी भारतीय द्वीप क्या होते हैं, समुद्र तल के नीचे हो जाएंगे। विदेशों में श्रीलंका और मालदीव को डूबने का भी डर है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगे, समझे ना। आप लोग का विश्वास, भरोसा और प्यार इसी तरह बढ़ता रहे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे ताकि हम और बेहतरीन, इससे बेहतरीन टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपके पास प्रस्तुत करते रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।